हाय स्टूडेंट्स, आज मैं फिर लेकर आया हूँ लॉस्ट स्प्रिंग का पार्ट 2। आई रिमेंबर अ स्टोरी अ मैन फ्रॉम उदीपी वंस टोल्ड मी। मुझे एक कहानी की याद आई जो उदीपी से आए हुए एक व्यक्ति ने मुझे सुनाई थी। एज अ यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल। जब वह छोटा लड़का था तो एक पुराने मंदिर से होकर स्कूल जाया करता था। Where his father was a priest, जहाँ पर उसके पिता पुजारी थे। He would stop briefly at the temple and pray for a pair of shoes. वह थोड़ी देर के लिए briefly थोड़ी देर के लिए वह थोड़ी देर के लिए मंदिर में रुकता था और एक जोड़ी जूतों के लिए प्रार्थना करता था। 30 years later, I visited his town and the temple. 30 सालों के बाद मैं उसके नगर और उस मंदिर में गई। Which was now drowned in an air of desolation, जो कि अब टूटी फूटी हालत में था। In the backyard, where lived the new priest, there were red and white plastic chairs. इसके बैकयार्ड मीन्स पिछवाड़ा, इसके पिछवाड़े में जहाँ पर नया पुजारी रहता था लाल और सफ़ेद रंग की प्लास्टिक चेयर्स थीं। A young boy dressed in a grey uniform bearing socks and shoes arrived panting and threw his bag on the folding bed. एक छोटा सा लड़का जिसने ग्रे यूनिफॉर्म पहन रखी थी, वह और जुराबें और जूते पहन रखे थे, वह हाँफता हुआ पहुंचा और फोल्डिंग बेड पर अपना स्कूल बैग फेंक दिया। लुकिंग एट द बॉय आई रिमेंबर्ड द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज। उस लड़के को देखकर मुझे उस दूसरे लड़के की प्रेयर याद आई जिसने गॉडेस के आगे की थी, गॉडेस देवी के पास की थी, और आखिरकार अब इस लड़के को एक जोड़ी जूते प्राप्त हो गए। लेट मी नेवर लूज देम, अब ये जूते मुझसे ना खोएं। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, गॉडेस ने उसकी प्रार्थना सुन ली थी। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ बोर शूज, बट मैनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस। लेकिन बहुत से दूसरे बच्चे जैसे कि मेरे पड़ोस के रैग पिकर्स, वो बिना जूतों के ही रह गए। माई एक्यूटेंस with the barefoot rag pickers leads me to सीमापुरी। रैग पिकर्स के साथ मेरी एक्यूटेंस का मतलब है टू रिकॉग्नाइज। एक्यूटेंस मीन्स टू रिकॉग्नाइज। इन रैग पिकर्स के साथ मेरी पहचान मुझे सीमापुरी में ले गई। A place on the periphery of Delhi, yet miles away from it। कहने को ये दिल्ली का सीमावर्ती इलाका है, लेकिन फिर भी यहाँ से मीलों दूर है। मेटाफरिकली एडवर्ब यूज किया गया है, लाक्षणिक रूप से ये मीलों दूर है। Those who live here are squatters who came from Bangladesh back in 1971। यहाँ पर जो अवैध निवासी हैं, स्क्वाटर्स का मतलब है अवैध निवासी, who live in unauthorized colonies, जो अनऑथोराइज कॉलोनी में रहते हैं उनको स्क्वाटर्स कहा जाता है। यहाँ पर रहने वाले अवैध निवासी 1971 से पहले ही
बांग्लादेश से आ गए थे। साहिब्स फैमिली इज अमंग देम, साहिब का परिवार भी उनमें से ही एक है। सीमापुरी बाज देन ना वाइल्डनेस, सीमापुरी उस समय जंगली क्षेत्र था। इट स्टिल इज, ये अभी भी है। बट नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन अब ये खाली नहीं है। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड विद रूफ्स ऑफ टिन एंड तरपलिन, डिवाइड ऑफ सुइज, ड्रेनेज और रनिंग वाटर लिव 10,000 रैग पिकर्स। डिवाइड का मतलब है कंप्लीटली लैकिंग, और सुइज का मतलब है वेस्ट मैटर। तो इस बस्ती में मिट्टी के घरों में जिनकी छत टिन या तिरपाल की बनी हुई है और सीवरेज की व्यवस्था नहीं है, पानी की निकासी को कोई व्यवस्था नहीं है, पीने का पानी उपलब्ध नहीं है, ऐसी बस्ती में 10,000 कबाड़ इकट्ठा करने वाले रहते हैं। They have lived here for more than 30 years without an identity, without permits, but with ration cards that get their names on voters list. वे यहाँ पर 30 सालों से भी अधिक समय से रहते हैं, बिना किसी पहचान पत्र के, बिना किसी अनुमति के, परंतु उनके राशन कार्ड बने हुए हैं ताकि उनका नाम वोटर लिस्ट में दर्ज हो सके। एंड एनेबल देम टू बाई ग्रेन, और वे अनाज खरीद सकें। फूड इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी, पहचान से भोजन अधिक आवश्यक है। इफ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड अवर फैमिलीज and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in the fields that gave us no grain, say a group of women in tattered saris. When I asked them why they left their beautiful land of green fields and rivers, जब मैंने एक औरतों के समूह से पूछा जिन्होंने फटी पुरानी साड़ियाँ पहन रखी थी कि आपने नदियों और हरे भरे खेतों वाला देश क्यों छोड़ दिया। टैटर्ड का मतलब है ओल्ड एंड टॉर्न इन अ बैड कंडीशन। तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि यदि हम दिन के आखिर में अपने परिवारों को खिला सकें और हम भूखे पेट ना सोएं, तो उन हरे भरे खेतों में रहने से ज़्यादा अच्छा है जहाँ पर हमें कोई अनाज नहीं मिलता। Wherever they find food, they pitch their tents that become transit homes. जहाँ कहीं भी उन्हें भोजन मिलता है वहाँ पर वे अपने टेंट लगा लेते हैं और ये उनका अस्थाई घर बन जाता है। ट्रांजिट होम्स का मतलब है अस्थाई घर। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम, बच्चे इन्हीं घरों में बड़े होते हैं। बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, और उनकी आजीविका में उनके सहयोगी बनते हैं। सर्वाइवल का मतलब है आजीविका। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, और सीमापुरी में आजीविका का अर्थ है रैग पिकिंग, कबाड़ इकट्ठा करना। थ्रू द ईयर्स इट हैड एक्वायर्ड द प्रोपोर्शंस, एक्वायर्ड का मतलब है प्राप्त करना, कुशल हो जाना यहाँ पर, और प्रोपोर्शंस का मतलब है शेप या रूप, किसी तरह की शेप या रूप हो जाना। तो इतने साल बीत जाने के बाद कूड़ा इकट्ठा करना, कबाड़ इकट्ठा करना उनके लिए एक कला बन गया है। गार्बेज टू देम इज़ गोल्ड, उनके लिए गार्बेज सोने की तरह है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, ये उनके लिए प्रतिदिन का भोजन है। आ रूफ ओवर देयर हेड्स, उनके सिर के ऊपर एक छत है। इवन इफ
इट इज़ अ लीकिंग रूफ, चाहे वो छत टपकती ही क्यों ना हो। बट फॉर अ चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, परंतु एक बच्चे के लिए ये कबाड़ इससे भी अधिक है। ये कूड़े के ढेर एक बच्चे के लिए कुछ और अर्थ रखते हैं। आई समटाइम्स फाइंड अ रूपी इवन अ 10 rupee note, साहिब सेज, हिज आईज लाइटिंग अप। मुझे कभी कभी 1 रुपया भी मिल जाता है और यहाँ तक कि 10 रुपये का नोट भी मिल जाता है। साहिब ने जब ये कहा तो उसकी आंखें जैसे चमकने लगी। When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrounging, for there is a hope of finding more. जब तुम्हें कूड़े के ढेर में कोई रुपए का सिक्का मिल जाता है तो तुम उसे कुरेदना बंद नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हें कुछ और मिलने की उम्मीद है। It seems that for children garbage has a meaning different from what it means to their parents. ऐसा प्रतीत होता है जैसे बच्चों के लिए ये कूड़ा बड़ों की अपेक्षा कुछ और अर्थ लिए हुए है। For the children it is wrapped in bond. बच्चों के लिए ये आश्चर्य से भरा पड़ा है। For the elders it is a means of survival. और बड़ों के लिए ये किसी आजीविका की तरह है। One winter morning I see Sahib standing by the fenced gate of the neighborhood club, watching 2 young men dressed in white playing tennis. एक सर्दियों की सुबह मैंने साहिब को कंटीली बाड़ के गेट पर क्लब के बाहर देखा, जो कि 2 युवाओं को टेनिस खेलते हुए देख रहा था। आई लाइक द गेम, ही हम्स। हम्स का मतलब है मटर्स, धीमे से कहना। मुझे ये खेल पसंद है, उसने बड़बड़ाते हुए कहा। कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस। बाड़ के पीछे से ही खड़े होकर देखने में संतुष्ट होते हुए उसने कहा। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड, ही एडमिट्स। उसने स्वीकार किया कि जब कोई नहीं होता है तो मैं अंदर चला जाता हूँ। द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग। गेट कीपर मुझे झूला यूज करने देता है। साहिब इज बियरिंग tennis shoes that look strange over his discolored shirt and shorts. साहिब ने भी टेनिस के जूते पहन रखे हैं जो कि उसकी बेरंगी शर्ट और निक्कर के ऊपर बहुत अजीब दिख रहे हैं। Someone gave them to me, he says in a manner of an explanation. उसने मुझे समझाने की तरह कहा कि किसी ने मुझे ये जूते दिए हैं। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय। लेकिन सच्चाई ये है कि ये जूते किसी अमीर लड़के के द्वारा फेंके हुए हैं। हु परहैप्स रिफ्यूज टू बियर देम बिकॉज ऑफ अ होल इन वन ऑफ देम डज नॉट बॉदर हिम। उस अमीर लड़के ने शायद इस वजह से इन जूतों को पहनने से मना कर दिया होगा क्योंकि इनमें से एक जूते में छेद पड़ गया है, लेकिन इस छेद का साहिब को कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर वन हु हैज वॉक्ड बेयरफुट इवन शूज विद द होल इज अ ड्रीम कम ट्रू। एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो सदा नंगे पांव घूमता रहता है, उसे छेद वाले जूते भी मिलना किसी सपने के साकार होने जैसा है। बट द गेम ही इज वॉचिंग सो इंटेंटली इज आउट ऑफ हिज रीच। लेकिन वह गेम जो वह इतने इंटेंटली का मतलब है
ध्यानपूर्वक। लेकिन वो गेम जिसे वह इतने ध्यानपूर्वक देख रहा था वह उसकी पहुंच से बाहर थी। दिस मॉर्निंग साहेब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ। इस सुबह साहेब मिल्क बूथ जा रहा था। इन हिज हैंड इज आ स्टील कनिस्टर। उसके हाथ में एक स्टील का कनस्तर था। आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड, ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस। उसने दूर गली की ओर इशारा करते हुए कहा कि अब मैं चाय की दुकान पर वहाँ सड़क के उस ओर काम करता हूँ। आई एम पेड 800 रुपीज़। मुझे 800 रुपये दिए जाते हैं। एंड ऑल माई मील्स। और मुझे खाना भी दिया जाता है। डज ही लाइक द जॉब? आई आस्क। मैंने पूछा क्या उसे ये काम पसंद है, ये नौकरी पसंद है? हिज फेस आई सी हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक। मैंने देखा कि उसका चेहरा केयर फ्री लुक खो चुका था। केयर फ्री लुक का मतलब है चिंता रहित भाव। उसके चेहरे पर अब वो चिंता रहित भाव नहीं थे जो पहले कभी हुआ करते थे। द स्टील कनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर। अपने कंधे पर जो प्लास्टिक का बैग वह उठाकर घूमता था उससे ये स्टील का कैनिस्टर काफ़ी भारी प्रतीत होता है। द बैग वाज हिज। वह प्लास्टिक का बैग उसका अपना था। नाउ देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द जॉब। ही डजंट फील his plastic bag so heavy because he owned that plastic bag. उसे अपना प्लास्टिक का बैग उसका अपना था। द कनिस्टर बिलोंग्ड टू द मैन हु ओन्स टी स्टॉल। लेकिन अब ये कनिस्टर उस व्यक्ति का है जिसकी चाय की दुकान है। साहेब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। साहेब अब अपनी इच्छा का मालिक नहीं रह गया था। सो दिस वाज द फर्स्ट अकाउंट ऑफ दिस chapter, second chapter. Now we will discuss some questions which will help us to comprehend this story. जल्दी से हम अब इस स्टोरी के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो बनता है वो है Why did the children go barefoot? So in this story we have come to know that one explanation is given that it is not the lack of money but it is a tradition to go barefoot. So पहली एक्सप्लेनेशन तो इस तरह की दी जाती है कि ये एक ट्रेडिशन है but the author's view is different from that, as author describes it that it is a perpetual state of poverty. So in this way the author implies his different outlook. Next second question है हमारा Did the goddess granted young boy's wish? तो इसका आंसर होगा yes, the goddess granted young boy's wish in the form of न्यू priest young boy. नए प्रीस्ट के छोटे से लड़के के रूप में गॉडेस ने उसकी इच्छा को पूरा कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इज साहिब हैप्पी वर्किंग एट टी स्टॉल? क्या साहिब टी स्टॉल पर चाय की दुकान पर काम करके प्रसन्न है? तो इसका आंसर है इफ़ वी लुक एट द सिचुएशन
in viewpoint of Sahib, then he is happy. यदि हम साहिब के नज़रिए से देखें तो वह प्रसन्न है क्योंकि उसको 800 रुपीज़ दिए जाते हैं और फुल मील दिया जाता है। फुल मील और 800 रुपीज़ उसे दिए जाते हैं। लेकिन यदि ऑथर की नज़र से देखा जाए, ऑथर के नज़रिए से देखा जाए तो ऑथर थिंक्स that he is not happy working at the tea stall because he has now bound to his master. अपने मालिक के प्रति उसकी जिम्मेवारी है, उसका वो नौकर बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, why does steel canister heavier than plastic bag? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टील का जो कनिस्टर है वो प्लास्टिक बैग से हैवी क्यों प्रतीत होता है? इसका उत्तर है कि साहेब इज नाउ वर्किंग एट अ टी स्टॉल। ही वर्क्स फॉर अ मैन हु ओन्स अ टी स्टॉल। ही इज नॉट हिज ओन मास्टर। अब वह अपना मास्टर नहीं रह गया है, अपना मालिक नहीं रह गया है। The steel canister which he carries belongs to the owner of that shop, not his. But that plastic bag was his own. So this is the difference between two things. One is that he owns his plastic bag, but now he is no longer his own master. So it seems heavier than the plastic bag. Thank you.